तो लास्ट क्लास में पढ़ने प्रेशर और वॉल्यूम की जो यूनिट कन्वर्जन है वो डिस्कस कर ली थी। ठीक है, मैं एक बार प्रेशर की जो यूनिट है वो लिख देता हूं। प्रेशर की यूनिट अपन ने क्या देखी थी, 1 एटीएम। प्रेशर की अगर मैं बात करूं, एटीएम होती है यूनिट एटीएम ये इक्वल होता है किसके, 760 mm ऑफ एच, यही 76 सेंटीमीटर ऑफ एच, और यही इक्वल होता है किसके, 101325 पास्कल के, या मैं बात करूं 101.325 किलो पास्कल। मैंने पॉइंट यहां पे लगा दिया है, ठीक है। या मैं बात करूं 101.325 10 की पावर 5 पास्कल, इसी को अपन क्या बोल देते थे, बार, 1.01325 बार। ये 1 एटीएम के इक्वल है, सारे के सारे किसके इक्वल है, 1 एटीएम के इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप सभी को 1 एटीएम के इक्वल रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कि ये जो कन्वर्जन यहां पे किया अपन ने, ये जो कन्वर्जन किया अपन ने, इसका इंप्लीमेंट आगे क्या है, तो वो इंप्लीमेंट आपको देखने को मिलेगा आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ जो गैस कांस्टेंट है आर, इसकी यूनिट आप निकालोगे तो वो यूनिट में इनका आपको इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। वो कैसे, देखो इधर, अगर सॉरी, अगर मैं यहां से आर निकालता हूं, ये क्या होगा, पीवी इक्वल पीवी अपॉन एनटी, यही होगा। अगर यहां से आप इसकी यूनिट निकालते हो तो ये क्या हो जाएगी, पीवी जो वर्क होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, वर्क होता है, कार्य होता है, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल, और यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स आप एज ए यूनिट के रूप में लेते हो, और टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, ये क्या हो जाएगी, जूल पर मोल केल्विन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर मोल केल्विन हो जाएगी इसकी यूनिट। ये मैंने आपको भी इससे पहले जो क्लास डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको सारा बताया था फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है ना। ये देखो एन, नंबर ऑफ मोल्स, सब्सटेंस की अपन को अमाउंट देखने को मिलती है ना, उसको मेजर करते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल्स से। टी क्या है, टेम्परेचर केल्विन में। ठीक, अब यहाँ पे जो पीवी वर्क आया है, ध्यान से देखना, वॉल्यूम और प्रेशर का जिक्र हो रहा है। अब वॉल्यूम और प्रेशर की मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट बताई है, तो उन यूनिट की हेल्प से अपन इस पे कन्वर्जन करेंगे, उसको जूल के इक्वल लेते हुए अपन यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे। ये तो मैंने यहाँ पे यूनिट बताई है। अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करूं तो आर की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ये तो जूल में इसका क्या होता है, मान होता है। अब अपन को मान देखना है किसमें, इसका लीटर एटीएम में और एक लीटर बार में, वो क्या होगा, वही अपन को यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पे बात करता हूं जूल की टर्म में, अपन को लीटर और बार को लेके जाना। ठीक है, तो देखो इधर पीवी वर्क डब्ल्यू, यहां से इसकी यूनिट अपन किस में लेंगे, बार में, और वॉल्यूम किस में लेंगे अपन, यहाँ पे लीटर में। यानी बार और लीटर को आपको किसके इक्वल लाना है, जूल के इक्वल। अब जूल के इक्वल कैसे आएगा, वो देखो इधर, डब्ल्यू यहाँ पे जो आप वर्क निकाल रहे हो, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट अभी जस्ट मैंने बताई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होती है प्रेशर की यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट जो भी आप लेना चाहो, मीटर क्यूब वगैरह जिसमें भी लेना चाहो ना, जैसे यहाँ मीटर क्यूब लेना चाह रहे हो तो ये इससे ये कट जाएगी, स्क्वायर से ये कट जाएगी, और न्यूटन यहाँ पे क्या बचेगा, न्यूटन और मीटर, और ये जो न्यूटन और मीटर बच रहा है यही जूल होता है। वो कैसे, देखो इधर, वर्क आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, कार्य क्या होता है, बल इनटू विस्थापन। बल को किस में मेजर करते हो, न्यूटन में, विस्थापन किस में होता है, मीटर में। तो न्यूटन और मीटर को ही तो आप क्या बोलते थे, जूल बोलते थे। तो यहां से जूल का रिलेशन इनसे निकल सकता है, आराम से निकल सकता है, तो अपन यहां निकाल लेते हैं। देखो इधर यहां लिखा मैंने बार, बार मैंने जस्ट अभी बताया था 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। लिख सकते हैं सर, मैं लिख देता हूं 10 की पावर 5 पास्कल, और लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्योंकि देखो अपन को एमकेएस सिस्टम में अगर यूनिट को सोल्व कर रहे हो तो एमकेएस में ही आपको ले जाना होगा,
भाई यूनिट आपस में एक दूसरे से रिलेट कब करेगी, जब एक ही सिस्टम में होगी तो तब करेगी ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप एमकेएस यूनिट को सीजीएस के साथ आप रिलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। या तो सारे सीजीएस में होने चाहिए, सारे एमकेएस में होने चाहिए। अब जूल यहाँ पे जो अपन सोल्व कर रहे हैं, जनरली अपन ऐसा यूनिट में इसको काउंट करते हैं या एमकेएस पद्धति में इसको देखते हैं, तो ये भी किस में होने चाहिए, एमकेएस में होने चाहिए। तो यहाँ मैंने एमकेएस में इसको सोल्व करने की सारे वो लगा रखे हैं, ठीक है, जो भी इनको अपन सोल्व करते हैं। 10 की पावर 5 पास्कल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 5 पास्कल क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इधर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब 1 मीटर बच जाएगा, यानी स्क्वायर। और यहां अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो मीटर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, 1 मीटर बच जाएगा, यानी 1 पावर बच जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 और 10 की पावर -3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 2 न्यूटन, और यहाँ मीटर, ये बचेगा ना, 1 मीटर बच जाएगा। ये इक्वल किसका है अपने, 1 बार लीटर के, 1 बार लीटर के इक्वल है। इसको पूरे को सोल्व किया, देखो बार और लीटर की जगह पे सारी वैल्यू रखते हुए जा रहा हूं, तो मेरे को क्या मिला, 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर मिल गया। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया था न्यूटन मीटर को अपन क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, जूल। तो 1 बार लीटर इक्वल टू क्या हो गया, 100 जूल हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। अगर मैं 1 जूल के बराबर लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 पर लीटर, यही होगा। अब आर की मैंने अभी वैल्यू बताई थी आपको, आर की मैंने वैल्यू बताई थी कि आर इक्वल होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये होती है। अगर मैं लीटर बार की फॉर्म में इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1000 का क्या दे दूंगा, इसमें भाग दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने 1 जूल के इक्वल निकाल लिया, तो इतने जूल में कितनी होगी, उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.314 बार लीटर डिवाइडेड बाय 1000, आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, 0.08314 बार लीटर। तो आर की एक और यूनिट आ गई, मोल पर केल्विन, ये लगा देना, मोल पर सॉरी पर मोल केल्विन। तो आर की एक यूनिट आप यहां से देख सकते हो, 0.08314 बार लीटर मोल पर सॉरी मोल केल्विन। ये यूनिट किसकी हो गई, गैस कांस्टेंट की। ये तो बार की फॉर्म में लिखी है मैंने, आप इसको किस में लिख सकते हो, आप इसको एटीएम की फॉर्म में भी लिख सकते हो। दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, आप सीधे यहां रख भी सकते हो, जैसे देखो 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है, 1.01325 बार। तो 1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, 0.998 एटीएम आता है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं ना, लगभग इतना ही आता है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगी ना, बार की जगह रख सकते हो आप। एटीएम और बार का रिलेशन आपको पता है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीटर वाले को आपने सोल्व कर लिया। अब आपको सोल्व करना बार को एटीएम में कन्वर्ट करना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको जब ये पता है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.08314 इंटू 0.998, ये किस में आ जाएगा अब, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ये आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.0821 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। जब इसको आप एग्जैक्ट सोल्व करोगे, मैं इधर लिख देता हूं, जब आप इसको एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो ये आएगी 0.0821 के आसपास है ना, 214 या जो भी लिखना चाहो, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो ये आर की यूनिट आ जाएगी। तो ये आर की यूनिट है, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होने वाली है। वहां पे इसकी अलग अलग यूनिट की फॉर्म में वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। तो आपको याद रखना है, एक तो आपको ये वाली वैल्यू आर इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, एक दूसरी रखनी है आपको कौन सी,
लीटर बार पर मोल केल्विन कितनी होती है 0.08314 और एक होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल केल्विन। आई बात समझ में? तो ये तीनों यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, ये यूनिट उन्हीं की हेल्प से अपन ने निकाली है। तो अपन ने डिस्कस किया है वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्जन और एक प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन और एक गैस कांस्टेंट की अपन को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट की फॉर्म में सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब अपने यहाँ पे बचता है टेम्परेचर रिलेशन फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में। इन सब में आपस में क्या रिलेशन होता है उसको भी अपन वन बाय वन देख लेते हैं। फिर सीधे अपन बात करेंगे अपने मोल्स की कि मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, इन सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब कुछ और यूनिट कन्वर्जन के छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूं, कई बार वो काम में आ जाते हैं। वैसे मैंने टेलीग्राम पे क्विज डाल रखी है, उस क्विज में मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसे भी डाल रखे हैं। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे लेंथ है, लंबाई, लंबाई को आप किस में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर और इंच का रिलेशन याद रख लेना आप। ठीक, वो क्या होता है देखो, 1 इंच ये इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर, ये याद रख लेना आप, है ना। एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये बस आपको जरा सा याद रख लेना है इतना सा, बाकी आपको सारा पता है। 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻²⁵ सेंटीमीटर के, और 1 किलोमीटर में आपको पता ही है 10⁻³ क्या होते हैं, मीटर होते हैं। ये सारी चीजें ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी आपको आती है। ठीक, ऐसे ही मैं बात करूं किसकी, एरिया की। एरिया की अगर बात करें अपन तो एरिया को किस में मेजर करते हैं अपन, जैसे मीटर में अगर मैं मेजर करूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ, और इसकी जो विड्थ होती है उसको मैं अगर मीटर में लेता हूं तो वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इसी को सेंटीमीटर में अगर अपन कन्वर्ट करें तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की वैल्यू आपको पता है, तो मीटर स्क्वायर में आप इसको आराम से रख के सोल्व कर सकते हो। इसमें रख लो 10⁻² सेंटीमीटर, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दूसरी यूनिट आ गई। सेंटीमीटर की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर स्क्वायर को तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ और यूनिट्स हैं जिसको आप एक दूसरे में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन सीधे टेम्परेचर की, सीधे बात करते हैं अपन टेम्परेचर रिलेशन, है ना। एग्जाम में कई बार वो सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेता है। देखो इधर, सबसे पहले अपन बात करते हैं टेम्परेचर में वाटर को रेफरेंस मानते हुए इन्होंने कैसे इन सारे पॉइंटों को डिफाइन किया है। ठीक, देखो इधर, अगर मैं वाटर को एज ए रेफरेंस मानते हुए डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में अगर मैं रिलेशन निकालू तो वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं बात करता हूं डिग्री सेंटीग्रेड की तो वाटर के 2 पॉइंट अपन यहां पे डिफाइन करेंगे। एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, या मैं बात करूं फ्रीजिंग पॉइंट जहां पे वो जमता है, दूसरा मैं बात करता हूं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड स्केल की मैं बात करूं तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में जब भी आप वाटर के जमने की प्रोसेस देखोगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको उस पैमाने में दिखाई देगी। और अगर मैं पानी के उबलने की बात करूं, उसके बॉयल होने की बात करूं, तो वो आपको दिखाई देगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहां तक सीधी सी बात है, समझ में आई। अगर यही चीज जमने की प्रोसेस और गर्म होने की प्रोसेस यानी बॉयल होने की प्रोसेस, अगर मैं इसी को डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर मैं देखता हूं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में मेरे को वो जमता हुआ कहां पे दिखाई देता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। मतलब स्केल वही है, जो काम ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कर रहा है वही काम ये वाला स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है। यानी इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसके 32 का इक्वल अपन मान सकते हैं कि वो इक्वल वहां पे रिजल्ट शो करेंगे। ठीक, अब मैं बात करूं किसकी, इसके बॉइल होने की, तो वो 212 डिग्री सेंटीग्रेड यानी
212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या करेगा, वो अपन को वाटर को वो बॉईल करता हुआ वहां पे अपन को शो करेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे अपन ने डिफाइन कर लिए। देखो ये इसका आप मेल्टिंग पॉइंट बोल लो, ये आप बॉइलिंग पॉइंट बोल लो, ऐसे बोल लो आप। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये वाटर का क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक, अगर मैं यही चीज किसमें, केल्विन वाले स्केल में लेता हूं, तो केल्विन वाले स्केल में देखना, ये जो आपको वाटर जमता हुआ दिखाई देगा या ये मेल्ट होता हुआ दिखाई देगा, ये 273.15 केल्विन पे दिखाई देगा। यानी जो काम ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये वाला स्केल कर रहा था, वही काम ये केल्विन वाला स्केल करेगा, लेकिन उसकी रीडिंग कितने पे पड़ा में आएगी अपन को, 273.15 केल्विन। और जब ये गर्म होगा, बॉईल होगा, तो ये होगा 373.15 केल्विन। ये क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों के तीनों आप ऐसे याद, मतलब ये तो आपको पता ही है, आपको बस यही ध्यान में रखना है, आप खुद रिलेशन आराम से इनमें एक दूसरे में बना लोगे। ठीक है, ये नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको ग्राफ से रिलेट करके दिखाता हूं कि कैसे अपन इसको सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन की। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो, एक स्केल की हेल्प से अपन, सॉरी एक ग्राफ की हेल्प से अपन इन स्केल को समझेंगे। ये मैंने y एक्सिस ली है, ये मैंने इधर x एक्सिस ली है। इधर की साइड मैं यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट को ले रहा हूं और इधर मैं ले रहा हूं डिग्री सेंटीग्रेड को, या डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं इसको ना। डिग्री सेंटीग्रेड क्यों बोलते हैं वो भी आपको इसके ग्राफ से मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो, डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वाटर मेल्ट होता है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया। यहां कहीं पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जहां ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होता है, और ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो कहां पे शो होता है, 32 पे, तो 32 कहां, यहीं पे होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसी पे कहीं ना कहीं आपको बॉइल होता हुआ भी दिखाई देगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा ही होगा। तो आप देखो, ये जो 212 है, ये इस 100 वाले पे इक्वल रहेगा। अरे भाई, जो 100 पे जो काम डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, वही काम डिग्री फ़ारेनहाइट में कहां पे हो रहा है, 212 पे हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पे मैं इसको आराम से रिलेट कर सकता हूं, और यहाँ अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो एक आपको ग्राफ दिखाई देता है ऐसा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो काम वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, वो काम वहां 32 डिग्री पे हो रहा है। ऐसे ही जो काम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, वो काम 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। अब आपको ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी। देखो इधर y इक्वल टू mx प्लस सी, इंटरसेप्ट के साथ आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। इंटरसेप्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर इंटरसेप्ट 0 होता तो ये y बराबर mx टाइप का ग्राफ आता। ठीक है, जो 0 डिग्री पे रहता है और ये भी 0 डिग्री पे रहता है। ठीक है, दोनों 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये एक स्केल 32 से स्टार्ट हो रहा है, एक 0 पे है, तो वो इंटरसेप्ट को बताएगा आपने। y बराबर mx प्लस सी है, y पे मैंने लिया है डिग्री फ़ारेनहाइट, x पे लिया है मैंने डिग्री सेंटीग्रेड, और m कैसे निकालते हैं अपन, टेंजेंट या ढाल कैसे निकालते हैं अपन, वो होती है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है अपना, लंब बटा आधार। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो इधर, ये इसकी ढाल होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ थीटा होगा तो ये इसकी ढाल होगी, और ढाल ये किसके बराबर, टेन थीटा। यानी जो इसकी टेंजेंट है वो क्या है, टेन थीटा एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। अब देखो, सबसे पहले मैं y की बात करूं, y पे मैंने क्या लिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक, मैंने ले लिया। अब मैं बात करता हूं इसकी ढाल। तो ढाल क्या होगी, देखो लंब, ये रहा लंब। लंब कितना आ रहा है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है 180। ध्यान से देखो, 212 और 32 में कितने का डिफरेंस है, 180 का डिफरेंस है। ऐसे ही 0 से लेके 100 में कितने का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। ठीक, तो देखो आपके पास लंब भी आ गया, आपके पास आधार भी आ गया, कितना 180 बटे 100। तो यहां मैं ढाल लिख देता हूं सीधा, टेन थीटा एम की वैल्यू कितनी आएगी, लंब बटे आधार यानी 180 बटे 100। और एक्स पे मैंने क्या लिया, डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये वाला रहा, कितना है 0 से लेके 32 यानी 32 डिग्री, 32 ही है ना, इसका इंटरसेप्ट कितना है 32 है। अब इसको काट लो आप, ये कितने टाइम कटा, तो रिलेशन क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो एक रिलेशन आपके पास ये आ गया। मैंने क्विज में एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, इसी से रिलेटेड है, उसमें मैंने डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और डिग्री फ़ारेनहाइट पूछा था। ऐसा उसमें दे रखा है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आई थिंक शायद 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या पढ़ा जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो रिलेशन को ध्यान से देख लेना, अगर इसको भूल जाओ तो आप ऐसे निकाल लेना आराम से। आपको पता है कि वाटर का 0 डिग्री पे और 32 डिग्री पे इक्वल रहता है, ऐसे ही 100 डिग्री पे और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इक्वल रहता है, तो उससे भी निकाल सकते हो आप। ठीक, अब बात करते हैं अपन रिलेशन किसके, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की। इसको नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं अपन डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल की। तो देखिए दूसरा रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन। अब डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, ग्राफ से आप आराम से समझ सकते हो। देखो इधर, इधर केल्विन ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे मैं 100 मार्क कर लेता हूँ और यहाँ में मार्क कर लेता हूँ 0। जो काम ये 0 पे कर रहा था वो काम ये कहाँ कर रहा था 273.15 पे, और ये कहाँ कर रहा था 373.15 पे। तो सेम वही ग्राफ है, देखो यहाँ 0, ये 100 वाला यहाँ पे आएगा इसकी इक्वल, और ये ऐसे है ना। तो ये आप यहाँ पे सीधी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से, और ये आपके पास एक ये ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये इंटरसेप्ट जो कितने के बराबर है 273.15 के बराबर है, और जो इसका बेस है वो 100 के बराबर आ रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी किसके बराबर आ रहा है 100 के बराबर आ रहा है। आई बात समझ में। तो वही रिलेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई पे क्या लिया आपने केल्विन, इसकी ढाल क्या होगी टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है इसमें 100, आधार कितना दे रखा है 100, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो देखो इधर ढाल कितनी आ गई इसकी 100 डिवाइडेड बाई 100, और x पे क्या लिया आपने डिग्री सेंटीग्रेड, इंटरसेप्ट कितना आया 273। तो एक रिलेशन सीधा निकल के आ जाएगा कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। डिग्री सेल्सियस को सेंटीग्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो डिफरेंस होता है वो वाटर के बॉइलिंग का और मेल्टिंग का वो 100 होता है, और 100 को अपन क्या बोलते हैं सेंटी, 100 को क्या बोलते हैं अपन सेंटी बोलते हैं, इसीलिए इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। ठीक है, तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये रिलेशन आ गया इसके अंदर। तो दो रिलेशन पढ़ लिया अपन ने, एक तो पढ़ा डिग्री फ़ारेनहाइट का 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और एक अभी जस्ट अपन ने देखा ये वाला। ठीक है, अगर केल्विन और फ़ारेनहाइट में आपसे पूछता है तो आराम से आप उसको सोल्व आउट कर सकते हो। केल्विन से आप डिग्री सेंटीग्रेड निकालो, डिग्री सेंटीग्रेड को आप यहाँ रख दो, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, इनको अपन आराम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक,
तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड आपके सारे एस्पेक्ट कई बार यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको पता रहना जरूरी है। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं, एएमयू क्या होता है या यू क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 6 × 10⁻23 ही क्यों आती है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।